नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे इस बात पर कि क्या आज की जो राजनीति चल रही है देश में और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, तो क्या आजकल भाजपा और आरएसएस के बीच तनातनी चल रही है। इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं या क्या चल रहा है, क्योंकि इसका असर आने वाले विधानसभा के जो राज्यवार जो चुनाव होने वाले हैं, आने वाले राज्यों के जो चुनाव में, जिसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है और झारखंड है, इन विधानसभा के चुनाव में वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर पाएगी, आज इसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि इनको अपनी समस्याओं का समाधान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ करके अभी लोकसभा का देख लिया, जिसमें आरएसएस का कहीं से भी उनको सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और वो खुद बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। स्थिति ये हुई कि इस बार सरकार जो बनी है वो एनडीए की बनी है। पिछले 2 कार्यकाल में भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन वो सरकार मोदी की सरकार कहलाती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत था और उन्हें अपने सहयोगी दल जितने भी उनके सहयोगी दल थे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो साथ में रहें या न रहें, उनकी सरकार थी। तो अब ये देखना होगा, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले लिया है, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। G7 के सम्मेलन में गए थे, आज वो वापस भी आ गए। अब देखना ये होगा कि इस सरकार में जो पुराने मंत्री थे वो पुराने मंत्री एज इट इज़ हैं, जिस पर लोगों ने कहा था कि इस बार ये मंत्रिमंडल हमें चाहिए जो उनके सहयोगी थे, जिसे कहते हैं कि इस टाइम पे जो एनडीए की सरकार है उनके जो सहयोगी दल हैं, जिसमें मुख्य रूप से टीडीपी और जेडीयू, जिनकी अपनी कुछ डिमांड थी। लेकिन देखने को ये आया कि लगभग विभाग जो पहले के मंत्री थे कैबिनेट के, उनको ही दे दिया गया। उनकी नाराज़गी अपनी एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी नाराज़गी चल रही है वो नाराज़गी है आरएसएस की तरफ को लेकर के, क्योंकि ये चुनाव की जो समीक्षा शुरू होने वाली है सत्तारूढ़ पार्टी में, जो बेचैनी जो पैदा हो गई है, इसके कारण जो बताया है आरएसएस ने कि कोई और नहीं, आपके अपने घर की वजह से ये बेचैनी पैदा हो रही है, आपके अपने अंतर्कलह की वजह से ये सारी स्थिति पैदा हो रही है। आपका जो घमंड है उसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा कि आरएसएस ने अभी 2 बार टिप्पणी की है, जिसमें एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण रही मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख की, जिन्होंने कहा था कि जो सच्चे सेवक होते हैं उसमें अहंकार नहीं होता। जिस तरह से चुनाव लड़े गए हैं उसकी उन्होंने आलोचना की थी। और वहीं दूसरी तरफ जो उनके आरएसएस के वो भी एक बड़े नेता हैं, जिनका नाम है इंद्रेश कुमार, जिन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम की पूजा करते थे वे अहंकारी हो गए हैं, वे 241 पर ही रुक गए। आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो लोग भगवान राम की पूजा करते थे वो अहंकारी हो गए, वे 241 पर ही रुक गए। तो यह स्पष्ट रूप से भाजपा का संदर्भ में उन्होंने कहा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 240 सीटें भाजपा इस बार जीत पाई है। अब स्थिति ये है कि क्या भाजपा और आरएसएस के बीच में जो समन्वय बिगड़ गया है, क्या वो उसका तालमेल को वापस से बैठाने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से आपका है हरियाणा, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार गई है। उसके बाद जो दूसरा विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र, जहां पर काफ़ी नंबर उनके पीछे रह गए हैं, और झारखंड का भी चुनाव है। तो इसमें मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को खड़ा जो किया है वो आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने खड़ा किया है, जबकि जो मत मिले हैं वो जनता ने दिया है। जनता के सोच, जनता का विचार वो मतों में परिवर्तित होता है, लेकिन आरएसएस ने इसको अपने रूप से अपनी इस बात को कही है। वहीं पर इंडियन एक्सप्रेस ने जो न्यूज़ छापा है
उसके अनुसार एक रिपोर्टर है दीप्तिमान तिवारी के अनुसार कहा जा रहा है कि आरएसएस ने, जो उनके दूसरे नेता हैं इंद्रेश कुमार, उनके बारे में कहा है कि बयान से खुद को अलग कर लिया और कहा कि वे अपने विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस सब के बीच यह भावना है कि संघ और भाजपा के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं है, कम से कम उतना नहीं जितना वे चाहते हैं। मतलब जितना तालमेल होना चाहिए दोनों के बीच में, वो तालमेल नहीं है। और इस तालमेल का कारण बताया जा रहा है भाजपा और आरएसएस को, लेकिन इसके बीच में है जनता, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश ने इन चीज़ों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं पर जो दूसरे वो हैं, उन्होंने सूत्रों के हवाले से अपनी बात कही है। लिज मैथ्यू उनका नाम है। उन्होंने बताया है कि इस हफ्ते की शुरुआत में आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी के बाद इस तरह की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि संघ और पार्टी के बीच संवाद में समस्या है। भागवत जी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से भाजपा नेताओं की आलोचना करते हैं। और आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने मणिपुर को लेकर के चर्चा की और बोला कि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पर शांति बहाल करने की ज़रूरत है, तो मोहन भागवत जी से आज लोग सवाल कर रहे हैं कि 1.25 साल से ऊपर हो चला है मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जिस तरह की हिंसा और झड़प और लोगों का पलायन देखने को मिला, तो 1 साल पहले आपने इस तरह का बयान क्यों नहीं दिया? आपने 1 साल पहले क्यों नहीं जो है सरकार को चेताया? और अभी भी अगर आपने चेताया तो तब जब सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मंत्रिमंडल शपथ ले चुके थे। तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देना होगा। भाजपा नेताओं के शुरुआती आकलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों में पार्टी का खराब प्रदर्शन के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। इनमें से एक खराब जो है वो चुनाव प्रबंधन, दूसरा बताया गया है कि भाजपा की जो चुनावी रथ है वो आश्चर्यजनक तरीके से विफलता की ओर बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप कार्यकर्ता में उत्साह की कमी आई और बदले में भाजपा की अपने मतदाताओं को संगठित करने की क्षमता पर असर पड़ा। जैसा कि एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने लिज को बताया, ये पत्रकार हैं लिज, उनको बताया कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों में से ये है कि जब भ्रष्टाचार विरोधी और वंशवाद विरोधी राजनीति के 2 बड़े अभियान बिंदुओं की बात आई तो इसने गति खो दी, क्योंकि अजीत पवार जैसे नेताओं और जेडीएस और टीडीपी जैसे पार्टियों को शामिल किया गया, जहां एक लंबे समय से संघ के सदस्य ने लिखा था कि कैसे पवार के साथ गठबंधन करने से भाजपा की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है और यह बिना किसी अंतर वाली पार्टी रह गई है। यानी बाकी दूसरी पार्टियों के बीच में जो एक डिफरेंस होता है बीजेपी के साथ, वो डिफरेंस खत्म हो गया जब उन्होंने जेडीएस और टीडीपी के साथ में गठबंधन किया। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के खुद ही नेताओं का ये बयान बीच में आ रहा है, जो ये बता रहा है कि अंदरूनी कलह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। वहीं पर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा कि जिस तरीके से संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में आपस में जो द्वंद्व चल रहा है, उससे भी ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आखिर संगठन के भीतर जो सब कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। और ये संदेश देने का काम जनता ने किया, लेकिन आकलन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों को करना पड़ रहा है। उसके बाद अब आगे बात यह होती है कि भाजपा अपनी चुनावी समीक्षा शुरू करने जा रही है, लेकिन उसे यह ध्यान में रखना होगा कि उसके सभी कार्यकर्ता और समर्थक, जिनके संघ के कुछ वर्ग भी शामिल हैं, इस बात से खुश नहीं है कि हालात कैसे बने हैं और उसे इस साल के अंत में महाराष्ट्र में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले इन सभी मुद्दों को सुलझाना होगा। इस पर भी चिंता व्यक्त हो रही है और साथ ही हरियाणा और झारखंड में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले इन सभी मुद्दों को भी सुलझाना होगा। ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में भागवत जी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ज्वलंत प्रश्न यह है कि आने वाले दिनों में यह सब कैसे आकार लेगा, सत्तारूढ़ पार्टी अपनी दिशा कैसे सुधारेगी और आरएसएस को इस बारे में और क्या कहना है, ये देखना होगा। आने वाले समय में ये बात देखनी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखते हैं इंडिया गठबंधन में, तो 24 जून से 3 जुलाई तक संसद का विशेष सत्र फिर से शुरू होने में बस 1 हफ्ते के आसपास का समय है। ऐसे में विपक्षी भारतीय गठबंधन कहाँ होगा, यह सभी सवालों में से एक होगा। अभी तक इस बारे में ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। गठबंधन ने आखिरी बार 5 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक की थी, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद हुई थी,
जब कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश में गठबंधन जारी रखने की योजना बना रहे हैं, वहीं आप और कांग्रेस ने केवल दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा में गठबंधन किया था। वे शायद एक मत हों या ना हो, हरियाणा में लोकसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, जबकि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाला है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जनता का फैसला क्या आएगा? क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव होता है वहाँ से राज्यसभा में लोग पहुँचते हैं, और राज्यसभा में जब आपका बहुमत कम होता है तो कोई भी बिल को पास कराना ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जब लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद होंगे तो ऐसी स्थिति कैसी होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सदन में होंगे और सवाल नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी पूछेंगे तो वो कैसी परिस्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि विपक्ष भी बड़ी तादाद में है। भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से 37 सांसद संसद भवन में पहुंचेंगे और उनके सवाल भी उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत तेवर और बहुत तीखे होंगे। तो इन सभी का सामना केंद्र की सरकार कैसे करेगी, और उसके साथ ही जो उनके घटक दल हैं जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों की क्या समस्याएं ख़त्म हो गई? क्या उन्होंने हर बातों में अपना एडजस्टमेंट आपस में कर लिया? ये एक अलग विषय है। आरएसएस और बीजेपी के बीच का मामला एक अलग विषय है। तो अब देखना होगा आने वाले समय में क्या स्थिति पैदा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।